हेलो माय डियर स्टूडेंट, जॉनटेक के एसएससी जेई बीसीटी के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। जॉनटेक के एसएससी जेई बीसीटी के प्रोग्राम में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। मैं यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डील करूँगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, और उनका सॉल्यूशन क्या होगा उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है एसएससी जेई 22 जनवरी 2008 मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़। एसएससी जेई 22 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़। तो इसी सीरीज में मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ से? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लूइड ए सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। फ्लूइड कौन सा फ्लूइड का डेफिनेशन पूछा गया है। हमने कहा फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल और शेयर फोर्स। मतलब ये कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा किसी टेंजेंशियल और शेयर फोर्स पर कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगा, वो लगातार डिफॉर्म होता रहेगा। क्योंकि लास्ट में एक लाइन लिखी हुई होती है कि यह मैटर नहीं करता कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी कम है, मतलब कितना भी कम मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्लूइड क्या होगा, डिफॉर्म होगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या हो गया, ये पूछ रहा है कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। मतलब जब ये डिफॉर्म होगा मतलब शेप चेंज हो रही है, तो शेप के चेंज होने पर ये कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता है। वो हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। प्रेशर दे रखा है, फ्लो दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर क्या होगा, शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। हमने कहा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। क्या वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कितने डिग्री पर सर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस क्या होती है? परफेक्ट गैस का मतलब है आइडियल गैस। परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। यहाँ इस सीरीज में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया हूँ जो क्वेश्चन 2018 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। फिर अगली सीरीज में हम इवनिंग शिफ्ट का, फिर 23 जनवरी का, इस तरह से हम लेंगे। आइडियल गैस में क्या होता है कि PV इक्वल टू MRT इक्वेशन वैलिड होगी, यस और नो? PV इक्वल टू MRT इक्वेशन वैलिड होगी। अब यहाँ पर देखो, पर ए परफेक्ट गैस हैज़ ए कांस्टेंट विस्कोसिटी, नहीं। हैज़ ए जीरो विस्कोसिटी, नहीं। इनकम्प्रेसिबल, नहीं। नन ऑफ अबव। हमने कहा कि ये आइडियल गैस को फॉलो करनी चाहिए थी, इसलिए मैं नन ऑफ अबव आंसर लगा रहा हूँ कि परफेक्ट गैस फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू MRT। या फिर कुछ इक्वेशन दी हुई होती उससे हम रिलेट करते, लेकिन 3 ऑप्शन क्या हैं इसके सही नहीं है, इसलिए मैं नन ऑफ अबव आंसर हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। ए फ्लूइड इज इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन। इक्विलिब्रियम को सस्टेन, इक्विलिब्रियम मतलब जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम को सस्टेन नहीं कर सकता। किसके कारण, मतलब कौन से फोर्स के कारण ये पूछना चाह रहा है। हमने कहा टेंसाइल स्ट्रेस, कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा शेयर स्ट्रेस, हमने कहा यस शेयर स्ट्रेस। मतलब ये पूछना वही चाह रहा है जो पहले क्वेश्चन में पूछा था। ये बोल रहा है कि जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैठा हुआ है, तो कौन सा फोर्स उसको इक्विलिब्रियम में नहीं बैठने देगा, कौन सा फोर्स लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम टूट जाएगा उसका। हमने कहा शेयर फोर्स अगर किसी फ्लूइड पर लगेगा तो वो डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, और डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो उसका इक्विलिब्रियम टूट गया। इसलिए शेयर फोर्स इज द करेक्ट आंसर इन द अबव सिचुएशन और अबव ऑप्शंस। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। फॉर मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग।
मैनोमीटर के लिए अच्छा लिक्विड कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। हमने कहा मैनोमीटर के लिए जो अच्छा लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मेरे ऑप्शन में हाई डेंसिटी है तो मैं उसको टिक मारूंगा, अगर हाई डेंसिटी नहीं है तो कोई और ऑप्शन को हम टिक करने की कोशिश करेंगे, उसको अप्रॉक्सीमेट जो आंसर होगा उसको टिक करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा हाई सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। तो मेरे पास हाई डेंसिटी मिल रहा है तो हाई डेंसिटी में टिक मारूंगा। अगर हाई डेंसिटी ऑप्शन में नहीं है तो लोअर सरफेस टेंशन और हायर सरफेस टेंशन में से हमें आंसर टिक मारना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन एन इमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। हमने कहा कि कोई बॉडी पानी के अंदर, कोई लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई है, उस पर वर्टिकल अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसको हम बायोंसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। हमने कहा सर ऑप्शन में दोनों हैं, तो अपथ्रस्ट फोर्स हमारे लिए वह फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन बायोंसी फोर्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो हम आंसर करेंगे यहाँ पर बायोंसी फोर्स। क्या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ऊपर की तरफ लगते हैं उन सभी फोर्सेस को हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, और बायोंसी फोर्स इसका एग्जैक्ट आंसर है जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए हम बायोंसी फोर्स आंसर करेंगे। अगर बायोंसी ऑप्शन में नहीं होगा तो हमें अपथ्रस्ट आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर कैपिलरी राइज फॉर द क्लीन वाटर ट्यूब ऑफ 1 mm बोर कंटेनिंग द वाटर अप्रॉक्सीमेटली। कैपिलरी हाइट पूछा है, कितने पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? लिक्विड वाटर। ध्यान से समझना, लिक्विड क्या है सर? वाटर। और डायमीटर ऑफ ट्यूब कितना है? 1 mm, मतलब कैपिलरी ट्यूब है 10⁻1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो, हमने कहा कि कैपिलरी राइज होता क्या है? वी नो दैट H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, यही होता है। तो हमने कहा 4 इंटू 0.075। भाई हम जानते हैं जब नहीं दिया तो हमें मालूम होना चाहिए कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो कितना होता है। सरफेस टेंशन इन केस ऑफ वाटर 0.075 न्यूटन पर मीटर, तो हमने लिख दिया। और क्लीन वाटर है तो cos 0 डिग्री मतलब 1, डेंसिटी है तो 1000 वाटर का 9.81, और डायमीटर कितने हैं? 1 इंटू 10⁻³ तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आंसर आएगा इसका लगभग 30 mm। क्या आएगा? 30 mm। आंसर इज द 30 mm। दोबारा समझें, आपको केवल एक ही डेटा दिया है 1 mm डायमीटर, तो हम अंडरस्टूड है क्लीन वाटर के लिए cos थीटा बराबर कितना होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड सरफेस टेंशन इन केस ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास वैल्यू हैं जो हमें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में दी हुई हैं तो ठीक है, नहीं दी हुई हैं तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आंसर आया है 30 mm। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आपको सिंपली तैयारी करनी है। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीज द साइज ऑफ ट्यूब बिल। हमने कहा द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब, मतलब कैपिलरी हाइट और कैपिलरी फॉल की ये बात कर रहा है। तो सरफेस टेंशन ड्यू टू सरफेस टेंशन विद द साइज ऑफ ट्यूब बिल, मतलब साइज ऑफ ट्यूब को इंक्रीज कर दूं मैं, साइज ऑफ ट्यूब को विद इंक्रीज द साइज ऑफ ट्यूब को इंक्रीज कर दूं तो इसका कैपिलरी जो हाइट है, कैपिलरी डिप्रेशन है, वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा? हमने कहा कि कैपिलरी हाइट बराबर 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी आर या 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी होता है, यही होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा? ये डायमीटर की बात करता है, डायमीटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। इफ डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज देन हाइट इज डिक्रीज। इफ डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज देन हाइट इज डिक्रीज। डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज देन हाइट इज डिक्रीज। तो हमने कहा जो राइज और डिप्रेशन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे जब आप डायमीटर को इंक्रीज करोगे।
तो हमने कहा इंक्रीज सही ऑप्शन नहीं है, रिमेन अनअफेक्टेड सही ऑप्शन नहीं है, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड बिल्कुल सही नहीं है। हमने कहा डिक्रीज, ये सही ऑप्शन है। क्या है? डिक्रीज होंगे। कोई समस्या? डिक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि यह डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, इसलिए डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा क्या? डिक्रीज लीनियरली विद द एलिवेशन। क्या होता है आइसोथर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? रिमेन कांस्टेंट, वेरीज विद द सेम वे टू डेंसिटी। आप समझें इसको कि इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर मतलब आइडियल गैस की मैं बात करूं, पी बी इक्वल टू होगा सर एम आर टी, और पी इज इक्वल टू एम अपॉन बी इंटू आर टी। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया सर? डेंसिटी। तो मैंने यहाँ से लिख गया पी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी। कोई समस्या? हमने कहा कि फॉर द आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर मतलब T इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर बराबर क्या है? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो भैया ये रो है और ये आर है, आर रो पहले ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो प्रेशर बराबर कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। तो सेम वे ऑफ डेंसिटी के साथ वेरी कर जाएगा, सेम वे ऑफ डेंसिटी के साथ ये वेरी कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूँ, द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड रियल और आइडियल मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग। हमने कहा कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, चाहे वो रियल फ्लूइड हो चाहे आइडियल फ्लूइड हो, तो फ्लो होने की प्राथमिक कंडीशन मतलब प्राइमरी कंडीशन इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फिकेशन। इफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन फ्लो टू बी पॉसिबल, अदरवाइज फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी, velocity at the boundary must be zero, no, the continuity equation। हमने कहा आंसर इज द continuity equation। हमने कहा प्राइमरी कंडीशन केवल और केवल continuity equation होती है किसी भी फ्लो के लिए। continuity equation सेटिस्फाई होगा तो फ्लो पॉसिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूँ, द क्रिटिकल वेलोसिटी एज, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? पहले तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी को समझें, फिर हम इसके ऑप्शन के बारे में समझेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? देखो ध्यान से समझें। द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट द लिक्विड फ्लो अप टू बीच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव बीच द फ्लो इज बिकम टर्बुलेंट। हमने कहा कि जब क्रिटिकल वेलोसिटी हम देखते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी तक जो फ्लो होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन की तरह ट्रीट करते हैं, उसके बाद फ्लो को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? टर्बुलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। हेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमने कहा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हेन द हाइड्रोलिक जंप अकर, वेलोसिटी अबव व्हिच द फ्लो केसेस टू बी स्ट्रीमलाइंड, velocity above which flow cases to be streamlined. Hence according to question, hence the critical velocity of liquid is that velocity of flow above which the flow is cases to be streamlined। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमारा डेफिनेशन है कि क्रिटिकल वेलोसिटी, भाई इस डेफिनेशन के साथ कौन मैच कर रहा है? लगभग तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए मैं आंसर डी करूंगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट द लिक्विड ऑफ फ्लो अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, अबव विच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या मैच कर रहा है? डी मैच कर रहा है, तो आंसर में लगा दिया डी। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप डिपेंड्स ऑन। फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है? हमने कहा फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज इक्वल टू, दिस इज द 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, यस और नो? या फिर ये तो हो गया मेरे लिए लैमिनार फ्लो के लिए, किसके लिए? लैमिनार फ्लो के लिए। दूसरा मैं अगर देखूं
कि फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.316 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4, ये हमारे पास आता था टर्बुलेंट फ्लो के लिए। किसके लिए? टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ध्यान से समझें। और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू ये रही हमारे पास, रेनॉल्ड्स नंबर है। तो रेट ऑफ फ्लो रेट के साथ वेरी करेगी या नहीं? हमने कहा फ्लो चेंज हो रहा है तो फ्लो रेट के साथ वेरी कर रही है। फ्लो चेंज हो रहा है तो फ्लो रेट के साथ वेरी कर रही है। फ्लूइड डेंसिटी के साथ वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी। आप विस्कोसिटी के साथ वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर में रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो बी डी अपॉन म्यू फॉर द पाइप फ्लो एंड अदर फ्लो के लिए करैक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास फ्लो रेट के साथ ये वेरी कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि ये जब रेट ऑफ फ्लो के साथ ही वेरी करेगा तो यहीं से हमें पता चलेगा कि फ्लो लैमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, उनके लिए अलग अलग वेरी कर रहा है तो उसके साथ भी वेरी करेगा। डेंसिटी के साथ वेरी कर रहा है और विस्कोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो? निम्न में से कौन सा स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो को रिप्रेजेंट करता है? अब ध्यान से समझें, स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। पहले तो हम देखें कि स्टडी फ्लो क्या होता है, फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। स्टडी फ्लो क्या होता है? इफ़ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर स्पेस इज इक्वल टू 0, तो ये होगा स्टडी फ्लो। अगर यदि फ्लूइड प्रॉपर्टी स्पेस के रिस्पेक्ट में निश्चित समय के लिए चेंज नहीं होती हैं तो फ्लो होगा यूनिफॉर्म। तो आप कंडीशन समझें पहले। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं निश्चित स्पेस के लिए, मतलब एक जगह हम बैठ गए उसी जगह पर, तो वो फ्लो क्या होगा? स्टडी फ्लो होगा। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं तो फ्लो यूनिफॉर्म होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन में यहाँ पर देख रहा हूँ कि कंडीशन क्या है, कि मैं एक इसको समझाने की कोशिश करूँ जैसा इन्होंने ऑप्शन बोला है। ये मेरे पास एक पाइपलाइन है, और ये हमारे पास एक रिजर्वायर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है सर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है जी? लिक्विड भरा हुआ है। हमें यहाँ पर देखना है कि फ्लो स्टडी होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा, या फिर स्टडी यूनिफॉर्म दोनों होगा, ये हम चेक करेंगे। मैं यहाँ पर चेक करूँगा। मैं इस जगह पर आकर बैठ गया, ध्यान से समझना, मैं इस जगह पर आकर बैठ गया। टी इक्वल टू अब हो रहा है 1 सेकेंड पर। मैं इस जगह पर आकर बैठ गया। इस जगह पर मुझे प्रेशर P मिला, वेलोसिटी B मिली। ठीक है, वेलोसिटी क्या मिली? B मिली। प्रेशर P मिला, वेलोसिटी B मिली। अब इस ही पॉइंट पर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद आकर बैठा हूं, और यहां पर कंडीशन यह है कि जो इसका हेड है ना, ये कांस्टेंट है। h इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से समझना, h क्या है? कांस्टेंट है। जब हेड कांस्टेंट है और ये डायमीटर कांस्टेंट है, जब हेड कांस्टेंट है मतलब ये हेड कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट पर जितना मुझे प्रेशर और वेलोसिटी मिला था t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 1 सेकेंड बाद फिर मैं वापस इसी पॉइंट पर आया हूं, तो हमें प्रेशर और वेलोसिटी यही मिलेगा। जब प्रेशर और वेलोसिटी यही मिलेगा तो ये फ्लो क्या होगा? स्टडी। मतलब इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर स्पेस के मतलब टाइम के सापेक्ष में, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के सापेक्ष स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस का मतलब स्पेस चेंज नहीं होगा। जहां पर आप बैठे हो पहले वहीं पर आपको बैठना है। तो ये होता है हमारा स्टडी फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो की मैं बात करूं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो फॉर पर्टिकुलर टाइम का मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहां बैठे हैं तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर हम यहां बैठेंगे। समय तो फिक्स होगा, स्पेस अलग अलग होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी B कितना होगा, प्रेशर P कितना होगा। जब डायमीटर कांस्टेंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से फ्लो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा? जब हमारे पास फ्लो हो रहा हो जिसमें हेड कांस्टेंट हो, जिसमें क्या हो? हेड कांस्टेंट हो तथा डायमीटर ऑफ पाइप भी कांस्टेंट हो, मतलब फ्लो रेट कांस्टेंट हो, डायमीटर पाइप भी कांस्टेंट हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा आंसर बनेगा। तो मेरे पास क्या हुआ? फ्लो थ्रू एन
एक्सपेंडिंग ट्यूब एट द इंक्रीजिंग रेट, हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लो थ्रू ए एक्सपेंडिंग ट्यूब कांस्टेंट रेट, नहीं। एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड कर रहा है, जो डायमीटर बढ़ रहा है। फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट का मतलब फ्लो रेट की बात कर रहा, हमने कहा नहीं। फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप कांस्टेंट रेट, बिल्कुल सही बात है। कांस्टेंट रेट और लॉन्ग पाइप मतलब डायमीटर कांस्टेंट है और फ्लो रेट भी कांस्टेंट है, जिससे हमारे पास जो फ्लो बनेगा वो स्टडी और यूनिफॉर्म बनेगा। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, चेजिस कांस्टेंट इज यूज टू डिटरमाइन। हम जानते हैं कि चेजिस कांस्टेंट का जो यूज है वो वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए किया जाता है ओपन चैनल में। V इज इक्वल टू C रूट MI, यही होता है। जहाँ पर C होता है चेजिस कांस्टेंट, जहाँ पर C क्या होता है, चेजिस कांस्टेंट, और M होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या होता है सर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है D/4 और I होता है tan थीटा मतलब स्लोप, HF/L निकल के आता है जब हम फार्मूले में देखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज यूज टू मेजरमेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। bluff body is the body of such a shape that pressure drag as compared to friction drag is। हमने कहा पहले तो आप समझें कि ये ब्लफ बॉडी होता क्या है। हमने कहा कि सर दो प्रकार की बॉडी होती हैं, दो प्रकार की बॉडी होती है। नंबर एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी, नंबर एक क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और नंबर दूसरा होता है ब्लफ बॉडी। दूसरा क्या होता है सर, ब्लफ बॉडी। एक होता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी और दूसरा होता है ब्लफ बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी वह बॉडी होती है जिसका शेप कोइंसाइड करता है स्ट्रीमलाइन से, और ब्लफ बॉडी वह बॉडी होती है जिसका शेप कोइंसाइड करता है, जिसका शेप कोइंसाइड नहीं करता है स्ट्रीमलाइन से। मतलब कैसा स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड करेगा, कैसे स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड नहीं करेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप ये माने कि ब्लफ बॉडी तो होती है खराब बॉडी और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है अच्छी बॉडी। जैसे मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, एक प्लेट है, ठीक है जी। इस बॉडी को, जैसे ये बॉडी है मेरे पास, मेरा हाथ मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी को किसी फ्लो में इस तरह से पटक दूं तो ये कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करेगी। अगर इस बॉडी को किसी फ्लो में इस तरह से रख दूं, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में बह रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगी। जो कम से कम रेजिस्टेंस कर रही है तो ये बॉडी अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी की तरह बिहेव करेगी और ये बॉडी ब्लफ बॉडी की तरह बिहेव करेगी। ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक बॉडी है, अब यहाँ से हो रहा है जी फ्लो, यहाँ से हो रहा है फ्लो, तो यहाँ पर फ्लो होगा तो ये कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करेगी इस फ्लो में, कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करेगी इस फ्लो में। तो ये बॉडी हो जाएगी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ध्यान से समझना। तो हमने कहा ये क्या बॉडी हो गया, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिर हम ड्रैग के बारे में समझेंगे। अगर इस बॉडी को मैं इस फ्लो में इस तरह से रख देता हूँ, इसी बॉडी को इस तरह से रख देता हूँ और ये फ्लो इस तरह से हो रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है जिसको हम बेक फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर बनता है हायर प्रेशर जोन, यहाँ पर बनता है लोअर प्रेशर जोन, और लोअर प्रेशर जोन के कारण ये फॉर्मेशन बनता है जिसको हम बेक फॉर्मेशन बोलते हैं। उसको हम आगे डील करेंगे। तो हमने यहाँ से कहा कि ये जो बॉडी बनी है, ये बॉडी है ब्लफ बॉडी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, और ये बात किसकी कर रहा है, फ्रिक्शन प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग की। अब ये प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग होता क्या है, देखो, प्रेशर ड्रैग होता है फॉर्म ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग होता है स्किन ड्रैग। क्या होता है, स्किन ड्रैग। स्किन ड्रैग का मतलब जैसे ये बॉडी है इस तरह से रखी हुई है तो स्ट्रीमलाइन की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके सरफेस से टच होके तो जा रहा है ना फ्लूइड, तो ये स्किन मतलब फ्रिक्शन डेवलप कर रही है, मतलब स्किन ड्रैग हो रहा है, ये हुआ स्किन ड्रैग। अगर ये इस तरह से आ गया तो ये ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रेशर ड्रैग डेवलप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, फ्लूइड का प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर ड्रैग डेवलप करेगा। हम चाहते हैं कि ड्रैग कम से कम हो, ड्रैग को जीरो नहीं किया जा सकता। ड्रैग को हम क्या करते हैं, प्रेशर ड्रैग को फ्रिक्शन ड्रैग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो गाड़ियाँ भी आपको इस तरह से मिलती हैं। देखो, पुराने ज़माने में जो ट्रक होते थे वो इस तरह से होते थे, इस तरह के ट्रक मिलते थे, है ना। और आज के ज़माने में जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, वो इस तरह से मिलते हैं। वो इस तरह से मिलने का कारण क्या है
कि ये जो पहले जो ड्रैग लगता था ना, प्रेशर ड्रैग, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्किन ड्रैग में, जो यहाँ से टच होके चला जाए, या फिर फ्रिक्शन ड्रैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब कहानी सिंपल हो गई। अगर ये बॉडी इस तरह से रखी है तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर रही है तो प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होगा। अगर ये बॉडी इस तरह से डेवलप कर रही है तो इसमें फ्रिक्शन ड्रैग ज़्यादा होगा, प्रेशर ड्रैग कम होगा। अब ये पूछ रहा है ब्लफ बॉडी में क्या होगा। ए ब्लफ बॉडी इज द बॉडी ऑफ सच ए शेप द प्रेशर ड्रैग एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन ड्रैग इज मोर। प्रेशर ड्रैग क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। प्रेशर ड्रैग क्या होगा? ज़्यादा होगा। यस और नो? आसानी से समझ में आया ना? प्रेशर ड्रैग क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, व्हेन ए लिक्विड रोटेट एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस एज ए रिजिड बॉडी द प्रेशर। हमने कहा कि वर्टिकल एक्सिस और रिजिड बॉडी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है तो होगा क्या? हमने कहा प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच। हमने कहा जब कोई किसी वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी घूम रही होती है, ये बॉडी घूम रही है, तो ये बॉडी घूम रही है, तो इसमें ये ऊपर की तरफ जाता है लिक्विड इस तरह से। यस और नो? ये हमने वॉर्टेक्स फ्लो में इसका हाइट निकाला था जेड। यस और नो? इसका हाइट क्या निकाला था? जेड। इसका जो हाइट है ना जेड आता है ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रोटेशन से घूम रहा है उससे, और ये आर स्क्वायर अपॉन 2g। क्या था? आर स्क्वायर अपॉन 2g। फंडामेंटल इक्वेशंस हम निकालते हैं, आपको याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। अगर इसको याद रखने में तकलीफ होती है तो मैं इसको समझा देता हूँ कि भैया ये जितना मैं इसको तेज़ी से घुमाऊंगा उतना ही तो ये हाइट ऊपर की तरफ जाएगी, और जितना तेज़ी से घुमा रहा हूँ उतना हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब वेलोसिटी जितना ज़्यादा दे रहा हूँ उतना हाइट ऊपर की तरफ जाएगा। और वेलोसिटी में कैसे दे रहा हूँ? रोटेशन के टर्म्स में। जितना तेज इसको घुमाऊंगा तो ये काइनेटिक हेड कितना होता है? बी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर काइनेटिक हेड तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन रेडियस, और वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू रेडियस। तो इसकी जगह पर मैंने ओमेगा रख दिया, आर स्क्वायर रख दिया अपॉन 2g रख दिया, तो यही वैल्यू आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट से निकाल रहा हूँ मैं, और ये हम फंडामेंटल इक्वेशन से निकालते हैं। बेसिक कंसेप्ट से उतना ही आता है जितना आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। तो ये मैं अगर z की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ, p इज इक्वल टू रो जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है जी, 2g से 2g कैंसल, p इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन g। ये मेरे पास वैल्यू निकल गए। दोबारा मैं बता दूँ, वॉर्टेक्स फ्लो में हम फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में जब किसी बॉडी को घुमाने की कोशिश करते हैं तो इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस हम निकालते हैं, जिसकी वैल्यू z बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन 2g आती है। तो मैं z बराबर यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है। इन्होंने पूछा है कि व्हेन ए लिक्विड रोटेट एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबव द वर्टिकल एक्सिस एज ए रिजिड बॉडी द प्रेशर, तो वर्टिकल एक्सिस रिजिड बॉडी के वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, मतलब वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज लीनियरली इट्स रेडियल डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। वेरीज इनवर्सली, बिल्कुल नहीं। वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। वेरीज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, ये रहा ना आर स्क्वायर के, रेडियल डिस्टेंस मतलब रेडियस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हुआ। नेक्स्ट मैं देखता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट द, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। अब आंसर देखें, कहीं टॉर्क है क्या? फोर्स एक्सर्टेड ऑफ फ्लूइड, टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द फ्लूइड। आंसर क्या होता है? टॉर्क। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टॉर्क। चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी? टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट। सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होगा? जब प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहे। देखो ध्यान से समझना, मैं सेपरेशन को समझाने की कोशिश करता हूं। सेपरेशन होता क्या है? मेरे पास दो प्रकार के शेप होते हैं। एक तो ये है कन्वर्जिंग शेप, ठीक है जी। एक तो क्या है? ये कन्वर्जिंग शेप। कन्वर्जिंग शेप में मैं अगर देखूं, यहाँ पर मैंने इसको 1 माना पॉइंट, इसको मैंने 2 माना। ध्यान से समझना, मैं प्रेशर सेपरेशन की कहानी समझा रहा हूँ। इस पर एरिया A1 है, इस पर एरिया A2 है। यहाँ पर वेलोसिटी B1 है, यहाँ पर वेलोसिटी B1 है, यहाँ वेलोसिटी B2 है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। यस और नो? ये है।
तो मैं अगर यहाँ से देखूँ कि भैया A1 एरिया ज़्यादा है A2 से और V2 वेलोसिटी ज़्यादा है V1 से और P1 प्रेशर ज़्यादा है P2 से, यही कहानी होगी। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर नहीं 2 पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा, 1 पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। नहीं, 1 पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होता है और 2 पॉइंट पर प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट पर आप प्रेशर की वैल्यू हाई अगर सोच रहे हो तो बर्नौली इक्वेशन लगा के देख लीजिए। बर्नौली इक्वेशन से भी मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं फिजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये सोच रहे हो कि सर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो टकराएगी तो हाई प्रेशर डेवलप होगा। आप सोच रहे हो टकराने के बाद क्या हुआ है, जैसे आपने कहा कि सर हमारे शरीर से जब हाई वेलोसिटी का टकराएगा तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। हमने कहा सही बात है, ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, लेकिन आपका सोचने का तरीका क्या है? जब फ्लूइड टकरा गया है बॉडी से, जब फ्लूइड टकराया है बॉडी से, उस समय फ्लूइड ने अपनी वेलोसिटी को क्या किया है? जीरो। और वेलोसिटी को जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट टू द प्रेशर एनर्जी। तो इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए प्रेशर एनर्जी आपको ज़्यादा लग रही है। इसलिए प्रेशर एनर्जी ज़्यादा, आपके शरीर पर प्रेशर एनर्जी की आपको ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब नोजल की बात कर रहे हैं। नोजल पर उस समय उसके पास प्रेशर नहीं है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। उसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, प्रेशर एनर्जी कम होगा। यहाँ पर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा वहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा वहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलो हम इसको, अब ये तो हमने समझा है फिजिकली, अब इसको समझे हम बर्नौली के इक्वेशन से। हमने कहा पॉइंट वन और पॉइंट 2 पर मैंने क्या लगा दिया? बर्नौली। तो ये हुआ B1² प्लस Z1 इक्वल टू P2/ρg प्लस B2² प्लस Z2। Z1 से Z2 कैंसिल क्योंकि बराबर हैं। हमने कहा ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों का जो योग है मैंने माना 10 है और इसका 5 है, इसका भी 5 है, तो इसका भी कितना होना चाहिए? 10। हमने कहा बिल्कुल 10 होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, 10 होगा ना। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ा है घटा? हमने कहा बढ़ गया। तो वेलोसिटी बढ़ गया तो ये वाला काइनेटिक हेड क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। 5 से हो गया 7, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 3। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, 3 होना पड़ेगा। तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए अब समझ में आया कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाता है? इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाता है सर? इस पॉइंट पर प्रेशर, यहाँ पर 2 पॉइंट पर प्रेशर कम हो जाता है और 1 पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको मैंने बोला है dx। ध्यान से समझें। तो यहाँ पर ये क्या होगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। P2 माइनस P1 क्या होगा? नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलेंगे? dP। तो मेरे पास मैं अगर निकालूं तो dP/dx इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, यस और नो। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? dP/dx इज लेस देन जीरो वैल्यू। dP/dx इज लेस देन जीरो वैल्यू। कोई समस्या? dP/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब सुने, जब ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, जब ये वाली कंडीशन होती है, कौन सी? ये कन्वर्जिंग वाली। जब मेरे पास कन्वर्जिंग वाली कंडीशन है, क्या है सर? कन्वर्जिंग वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे? जब मेरे पास कन्वर्जिंग वाली कंडीशन है तो यहाँ से हो रहा है फ्लो, यहाँ से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो में कभी भी सेपरेशन होने की संभावना नहीं होगी। अब सेपरेशन क्या होता है? अगर जो दीवार से फ्लो हो रहा है उस दीवार को फ्लूइड के पार्टिकल छोड़ दें तो फ्लो के सेपरेट होने की संभावना होती है। जैसे आपने देखा होगा ये दीवार है, इस दीवार पर अगर बहुत तेज़ी से मैं फ्लो कराना स्टार्ट करूँ, तो ये इसको इस दीवार को इस तरह से छोड़ देता है। तो ये जो गैप मिला है इसके कारण, ये गैप क्या है? फ्लो सेपरेशन वाला गैप है। तो इस कंडीशन में तो कभी सेपरेट नहीं होगा। हमने कहा इस कंडीशन में तो आप कितना भी फ्लो करो कभी सेपरेट नहीं होगा। तो dP/dx लेस देन जीरो, ये हमारे लिए फेवरेबल टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट होता है, अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इसमें कभी सेपरेट नहीं होता है। तो सेपरेट कब होगा?
सेपरेट होने का चांसेस हो सकता है इसमें, जब आप बात कर रहे हो डाइवर्जिंग सेक्शन की। ठीक है जी, क्या बात कर रहे हो? डाइवर्जिंग सेक्शन की। डाइवर्जिंग सेक्शन में यहाँ पर मैंने माना एरिया A1 है, इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसका वेलोसिटी B1 है, इसका प्रेशर P1 है। यहाँ पर एरिया A2 है, वेलोसिटी B2 है और प्रेशर P2 है। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया A1 इज लेस देन द एरिया A2, इसलिए वेलोसिटी V1 इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी B2, इसलिए प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन द प्रेशर P1। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, dP बराबर P2 माइनस P1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, dx, ये वाला डिस्टेंस है dx, तो dP अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dP अपॉन dx बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, dP अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो दो मेरे पास टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट आए, dP अपॉन dx नेगेटिव और dP अपॉन dx पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास इस तरह की कहानी है, तो इसमें अगर मैं तेजी से फ्लो करना स्टार्ट करूं, तो इसमें फ्लो के सेपरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ से फ्लो सेपरेट हो सकता है, यहाँ से फ्लो सेपरेट हो सकता है, फ्लो के सेपरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्लो सेपरेट कब होगा, जब प्रेशर ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। अब हम ऑप्शन मैच कराते हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट इज टेंड्स टू अप्रोच टू 0, नहीं, बिकम नेगेटिव, नहीं, रिड्यूस टू ए वैल्यू व्हेन द प्रेशर वेपर फॉर्म स्टार्ट, बिल्कुल नहीं। आंसर इज नन ऑफ अबव। तो आंसर क्या होना चाहिए था, प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे लिए यह सेपरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। यही तो पूछ रहा है। द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट, सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होगा, जब प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो, हमने कहा पॉजिटिव होगा, तभी फ्लो सेपरेट होने की संभावना बढ़ती है। हमने कहा था रेशो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस, ऑरिफिस के लिए हमने कहा डिस्चार्ज बराबर होता क्या है, डिस्चार्ज Q बराबर होता है एरिया A इंटू वेलोसिटी B। तो डिस्चार्ज, ध्यान से समझो, डिस्चार्ज एक्चुअल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया एक्चुअल इंटू वेलोसिटी एक्चुअल, और डिस्चार्ज थ्योरेटिकल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया थ्योरेटिकल इंटू वेलोसिटी थ्योरेटिकल। इन दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मिलेगा क्या, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब CD। ये होगा एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC। और ये एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द CB। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू CC, CD इज इक्वल टू CC इंटू CB, ये मेरे पास हुआ फार्मूला। तो CD इज इक्वल टू CC इंटू CB। कोई समस्या? ये हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन वे हैं जो 22 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डील किया है। इसी तरह से सभी ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा बढ़ाना है जिससे कि हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।